जो विक्टिम है उन्होंने अपने शौचालय जाने के क्रम में छेड़छाड़ होने की बात बताई थी। तो वो कहीं से भी जो टाइम था वो कहीं से भी विद इन पब्लिक व्यू नहीं था। उनका अपना स्पेशल एरिया था, मेज फील्ड था घर के पास लगा हुआ, और वहाँ पे जहाँ पे ये शौच के लिए जाती है वहाँ पे बाकी लोगों का होना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। सोचिए, किसी को उम्र कैद हो जाए और फिर वो पूरी तरह से बरी हो जाए। आखिर ये हुआ कैसे? आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले अदालती मामले को समझने वाले हैं जिसमें निचली अदालत के एक गंभीर फैसले को पूरी तरह से पलट दिया गया। तो कहानी शुरू होती है एक निचली अदालत से, जहां एक शख्स को एक बहुत ही संगीन जुर्म के लिए सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था और दांव पर क्या कुछ लगा था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो उम्र कैद की सजा थी वो बरी होने के फैसले में बदली कैसे? चलिए इस पूरी लीगल जर्नी को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो ये बात है अप्रैल 2022 की। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और SC/ST एक्ट दोनों के तहत दोषी करार दिया। ये था शुरुआती फैसला। अब देखिए, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों के बयानों को बिना किसी शक के भरोसेमंद मान लिया और इसी बेसिस पर सजा सुनाई गई। एक जुर्म के लिए 20 साल की सख्त कैद और दूसरे के लिए सीधा आजीवन कारावास। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और यहीं से इस केस ने एक नया और कह सकते हैं एक बहुत ही अहम मोड़ लिया। अब हाईकोर्ट का काम क्या था? उनका काम था निचली अदालत के हर एक सबूत, हर एक गवाही को फिर से बिल्कुल बारीकी से परखना। एक एक चीज को री एग्जामिन करना था, ये देखने के लिए कि क्या ये सजा सच में टिक सकती है। और बस इसी जांच पड़ताल के दौरान जो प्रोसिक्यूशन का केस था उसमें दरारें नजर आने लगीं। हाईकोर्ट को एक एक करके ऐसे कई पॉइंट्स मिले जिन्होंने ओरिजिनल फैसले पर ही गहरे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली बात, FIR दर्ज करने में 36 घंटे से भी ज्यादा की देरी। अब कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, खासकर तब जब एक गवाह का कहना था कि पुलिस तो घटना के सिर्फ 2 घंटे बाद ही पहुंच गई थी। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके बाद तो गवाहियों में ही बड़ा झोल सामने आया। देखिए, पीड़िता ने कहा कि वो खेत में अकेली गई थी, वहीं उनकी सास ने पहले तो कहा कि वो साथ में गई थी और फिर अपना बयान बदलकर कहा कि वो तो घटना के 1 घंटे बाद पहुंची थी। अब ऐसे बदलते बयानों ने जाहिर है प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी को ही कमजोर कर दिया। और एक और बहुत बड़ा विरोधाभास था। आरोप कुछ और कह रहे थे और मेडिकल रिपोर्ट कुछ और। आरोप था कि 2 लोगों ने जबरदस्ती की, हमला किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा था कि पीड़ा के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। रिपोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि हमले का कोई संकेत नहीं था। कहानी और सबूत बिल्कुल अलग अलग थे। और मामला यही नहीं रुका। जब अदालत ने पुलिस की जांच पर नजर डाली तो उसमें भी कई खामियां मिली। जो अहम पड़ोसी थे उनसे पूछा ही नहीं गया। जिसने पहली रिपोर्ट लिखी उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। जहां घटना हुई वहां संघर्ष का कोई निशान तक नहीं था। और तो और आरोपी की मेडिकल जांच तक नहीं कराई गई। ये सब चूक एक के बाद एक शक को और गहरा करती चली गई। तो अब इन सारे संदेहों के बीच हाई कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं स्टर्लिंग विटनेस टेस्ट। ये आप समझ लीजिए, किसी भी गवाह की गवाही की सच्चाई को परखने का एक बहुत ही ऊंचा पैमाना है। तो ये स्टर्लिंग विटनेस होता कौन है? देखिए, ये एक ऐसा गवाह होता है जिसकी गवाही इतनी पक्की, इतनी मजबूत और इतनी सच्ची हो कि उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। उसकी बात को सच मानने के लिए किसी और सबूत की जरूरत ही न पड़े और सिर्फ उसकी गवाही पर सजा दी जा सके। और अपने इस तर्क को और मजबूत बनाने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे गवाह की गवाही बहुत ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसे झुटलाया न जा सके। और दोस्तों, यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि गवाही में इतने विरोधाभास और सपोर्टिंग सबूतों की कमी की वजह से पीड़िता की गवाही स्टर्लिंग विटनेस के इस ऊंचे स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती।
और अब हम पहुंचते हैं इस मामले के क्लाइमैक्स पर, जहां हाई कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। ये फैसला एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर टिका था, जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी संदेह का लाभ। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जो प्रोसिक्यूशन पक्ष था वो अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी कि हर वाजिब शख्स से परे साबित नहीं कर पाया, और क्रिमिनल लॉ का ये एक फंडामेंटल रूल है कि शक का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है, क्योंकि सबूत देने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। तो चलिए इस पूरी लीगल जर्नी को फटाफट से रीकैप करते हैं। सबसे पहले निचली अदालत ने गवाही पर भरोसा करके सजा दी। फिर फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। वहां जांच हुई तो कई विरोधाभास और खामियां सामने आईं। जो मुख्य गवाही थी वो स्टर्लिंग विटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाई, और आखिर में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और सीधा था। निचली अदालत के फैसले को खारिज किया जाता है और आरोपी को फौरन रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। न्याय के लिए संदेह के लाभ का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि कोई भी बेगुनाह सजा ना पाए, भले ही इसके लिए कोई दोषी बचकर निकल जाए। ये हमारी न्याय प्रणाली की उस गहराई को दिखाता है जहां किसी को दोषी साबित करने के लिए सबूतों का पहाड़ खड़ा करना पड़ता है, और जरा सा भी शक पूरे केस को पलट सकता है। ये मामला सहरसा जिला से संबंधित है। जहाँ तक हमें ज्ञात हो रहा है उस निर्णय की प्रति को देखने के बाद, और जो विचारण न्यायालय है उनको और जो विशेष न्यायाधीश हैं उनको ऐसे मामले में जहाँ पे कि साक्ष्य का अवमूल्यन, अवलोकन या मूल्यांकन करने का अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को है, और डिफेंस के लॉयर को के जो अधिकार हैं उसको काफ़ी संकुचित करके एक्ट में रखा गया है। वहाँ ये जवाबदेही पीठासीन पदाधिकारी की बढ़ जाती है कि केस का जो मूल प्रकृति है उसको देखना चाहिए कि मौलिक रूप में केस प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। SC/ST के मामले में पहला जो प्राइम फैक्ट है वो ये देखना है कि क्राइम जो भी हो विद इन द पब्लिक व्यू होना चाहिए। इस केस को जहाँ तक मैं पढ़ रहा था, इसमें जो विक्टिम है उन्होंने अपने शौचालय जाने के क्रम में छेड़छाड़ होने की बात बताई थी। तो वो कहीं से भी जो टाइम था वो कहीं से भी विद इन पब्लिक व्यू नहीं था। उनका अपना स्पेशल एरिया था, मेज फील्ड था घर के पास लगा हुआ, और वहाँ पे जहाँ पे ये शौच के लिए जाती है वहाँ पे बाकी लोगों का होना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। खास करके जो इनका मैनर ऑफ ऑकरेंस इन्होंने सजेस्ट किया था केस में। दूसरी बात है कि जो FIR है वो 36 घंटे के विलम्ब से दर्ज कराई गई थी। तो मैनिपुलेशन और लीगल ब्रेन का इस्तेमाल हुआ, और जो डॉक्टर्स के बयान आए वो भी जो इनके मैनर ऑफ ऑकरेंस है उसको सजेस्ट नहीं करता है, कोरोबोरेट नहीं करता है। दूसरी बात है जो IO की गवाही हुई तो पुलिस के एक गवाह ने बोला कि हमको उस महिला का, विक्टिम का सिर्फ ऊपर का कपड़ा मिला था पहली बार FSL जांच के लिए, जबकि FSL का रिपोर्ट आया उसमें अंतः वस्त्र की चर्चा है, जबकि अनुसंधान के क्रम में वो कपड़ा दिया ही नहीं गया था। इसलिए FSL रिपोर्ट में जो अंतः वस्त्र पे वो दाग या धब्बा पाया गया था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने संदेह युक्त माना और इनको लाभ दिया है। तो यहाँ पे अब मूल्यांकन होना चाहिए था इसका, लेकिन किस कारण से विचारण न्यायालय ऐसे निर्णय देने में सकुचाते हैं, या हमको कहीं ना कहीं लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय का एक प्रोटोकॉल का भय भी रहता है कि अगर गवाह अपनी गवाही देते हैं तो विचारण न्यायालय निर्दोष साबित करने में थोड़ा सा परेशानी, असहज महसूस करते हैं, और दोषी सिद्ध करने में उनको सहूलियत होती है। लेकिन आरोपित का तो अपने जीवन का 7 साल बहुमूल्य जेल में कट गया। आरोपित को अब उसमें नहीं, SC/ST एक्ट में ये भी प्रावधान है कि अगर किसी को कन्विक्शन झूठे तथ्य पे हुआ है तो उनको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए प्रतिगत पाने का अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि जो उस केस के अभियुक्त हैं उनको ऐसा मामला न्यायालय में अलग से फाइल करना चाहिए।